हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, लेकिन शुरू करने से पहले फटाफट से गाइस क्लास को शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप्स में, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं है वो फटाफट से आ जाएं एंड देन हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो फटाफट से आ जाएं एक बार जल्दी से। हेलो, गुड इवनिंग। जितने बच्चे बातें करें प्लीज बातें ना करें। दो मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जितने बच्चे आ रहे हो फटाफट से आ जाएं। चलो, तो आज हम लोग गाइस एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगी, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगी, जितनी चीजें बताऊंगी उतनी ही ध्यान में रखनी है, उसके अलावा कुछ फालतू उससे कम ध्यान में नहीं रखना है। टॉपिक है आज का आपका तंत्रिका कोशिका, ठीक है। याद रखना कि बोर्ड में अगर मैं इस टॉपिक की बात करती हूँ तो तंत्रिका कोशिका वाला जो टॉपिक है सीधा शॉर्ट में जाता है विद डायग्राम, ठीक। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो इस टॉपिक को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहली चीज आपका, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दहाड़ बैच ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज दहाड़ 3.0 आ चुका है एंड बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। नवंबर से यहाँ पे लाइव रिविजन हो जाएगा, तो फटाफट से प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एंड सबसे पहली चीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नाम में ही बात करते हैं, ठीक है। मैं कैसी हूँ फिलहाल तो ठीक नहीं हूँ, है ना, तो आवाज से लग रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहली चीज गाइस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। कंट्रोल क्या होता है? हाँ जी, कंट्रोल क्या होता है बताओ। मैं आपसे पूछती हूँ क्या है कंट्रोल, बताइए। हाँ जी मेरे बच्चे, क्या होता है कंट्रोल? हिंदी में थोड़ा पूछा है, नियंत्रण करना। देखो कंट्रोल क्या होता है कि किसी चीज पर कोई चीज हो रही है तो कैसे हो रही है। जब तक आप रिमोट का बटन नहीं दबाओगे वो चीज सामने से कोई आपका टीवी चैनल नहीं हटेगा, रिमोट का बटन नहीं दबाओगे तो एसी नहीं चलेगा, है ना। तो अगर हम बोले कि किसी भी चीज पर हमारा कंट्रोल ना, अब हमारी बॉडी कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना, सिंपल सी बात है ना। कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंट्रोल की, तो कौन कर रहा है ना। आपका समन्वय की बात करते हैं, मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन। यानी कि भाई कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जब आपस में फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, 3 लोगों ने क्या करा कि भाई एक कमरा है साफ करने को दिया, उन्होंने कहा कि भाई तू झाड़ू मार, तू सारे जो चीजें हैं उनको एक जगह रख दे एंड तू पोछा मार, फिर जब खाने वाने की बारी तू काट, मैं छोड़ दिया। तो ऐसे करके यानी कि उनमें कोऑर्डिनेशन है आपस में, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एंड अपना जो उनका घर है उसको चला रहे हैं। तो हमारी बॉडी को में कौन ऐसा कर रहा है? तो याद रखना कि बेटा हमारी जो बॉडी होती है, 2 तंत्र होते हैं। एक होता है मेरे बच्चे तंत्रिका तंत्र, ठीक, एंड एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। क्लियर है? क्लियर है?
अब याद रखना तंत्रिका तंत्र जो होता है यहाँ पे हम हर चीज को पढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें क्या क्या आ जाता है इसके अंदर, वो सब चीज जानेंगे। तंत्रिका कोशिका को आप यहाँ पढ़ेंगे, मस्तिष्क को यहाँ पढ़ेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि ये सारे टॉपिक जितने भी हैं वो आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तंत्रिका कोशिका क्या है, फिर उसी के साथ यहाँ पे आप मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एंड उसी के साथ अगर मैं आपसे बात करती हूँ प्रतिवर्ती क्रिया, क्लियर है। अब अगर मैं बात करती हूँ अंतःस्रावी तंत्र की, तो बेटा अंतःस्रावी तंत्र जो है यहाँ पे इसमें क्या आते हैं आपके हार्मोन्स, ठीक है बेटा। अंतःस्रावी तंत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली यहाँ पे हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइज, वो यहाँ पे हम तंत्रिका कोशिका से शुरू करेंगे। ओके, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं तंत्रिका तंत्र से। भाई मैं आपसे बोल रही हूँ बेटा, सिंपल सा एक पॉइंट मैंने आपसे बोला, मैंने कहा आपको जैसे बॉडी में बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो रखी है हमारी, कैसे कंट्रोल हो रखी है, हो रही है। किसने आवाज मारी हम देखना शुरू कर देते हैं, है ना। कुछ हमें चोट लगी हमें महसूस होने लगता है ना। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं आपको कैसे पता लग रहा है, कोई आपको छू रहा है, मार रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, क्लियर। प्लस यहाँ पे आगे की अगर मैं बात करती हूँ आपसे, तो बेटा सबसे पहली चीज तंत्रिका तंत्र जो मिलकर बना होता है, याद रखना किससे, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जिसको न्यूरॉन, ठीक है, क्या होता है, जिसको न्यूरॉन भी हम लोग क्या देते हैं। पूरी बॉडी में हमारे कैसे फैली हुई है भाई, एक जाल की तरह फैली पड़ी है, ठीक है, ओके है। अब सोचो पूरी बॉडी में जाल की तरह फैली है, तो तभी तो अगर कोई हमें हल्का सा छूता है हमें पता लग जाता है, अरे किसी ने तो छुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई छू रहा है पता लग रहा है, क्यों, क्योंकि भाई पूरी बॉडी में फैली पड़ी है। ओके, एंड यहाँ पे सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका की, तो यहाँ पे ये है क्या, बेसिकली सबसे पहली चीज को जानना जरूरी होता है। ठीक, तो तंत्रिका कोशिका जो है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, तो तंत्रिका तंत्र जो है वो इसी से मिलकर बना है। एंड यहाँ पर मैंने पहले बोल रहा है कि इसका डायग्राम हर बच्चे को बनाना आना चाहिए। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, प्लीज क्लास में कॉपी पेन लेके बैठे, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जो है, ये जो आपका टॉपिक है शॉर्ट में जाएगा, डायग्राम मेरे साथ साथ आज ही बनाना सिखाऊंगी क्लास में। ठीक, सबसे पहली चीज यहाँ पे जो तंत्रिका कोशिका होती है इसका डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। एंड सबसे पहले जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जो चाहते हैं कि मैम मुझे क्लास में आ जाए, तो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो एक तारे के समान संरचना बोल देते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये क्या है मेरे बच्चे, ये होता है आपका साइटोन। ठीक, इसको हम कहते हैं कोशिका काय। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सिंपल, एक स्टेप वाइज चलेंगे आगे। अगर साथ साथ बना रहे हो तो बहुत सही है। साथ साथ बनाते चलो। ठीक, अब यहाँ पे है तो भाई वो एक कोशिका ही ना गाइज, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा, सबसे पहली चीज कोशिका द्रव्य होगा जो कोशिका में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला भाई ये क्या है, कोशिका द्रव्य, और कोशिका है तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे केंद्रक भी हम कह सकते हैं मिल रहा है। तो भाई हमने बोला भाई ये है इसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो भाई इसमें ना कुछ इस तरीके की संरचना निकलती है बालों जैसी, ये प्रवर्ध निकले हुए हैं ये इस टाइप से।
ठीक, अब यहाँ पर ये जो प्रवर्ध निकले हैं, ठीक, और ये बहुत छोटे छोटे इनमें से निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक, इनको हम लोग कह देते हैं क्या, डेंड्रॉन। इसको थोड़ा नाम को हटा देते हैं, इधर लिख देते हैं, क्योंकि हमें और भी नाम लिखने होंगे, संरचना बनानी होगी, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, क्या है, डेंड्रॉन तथा डेंड्राइट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं द्रुमिका। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई ये जो प्रवर्ध निकल रहे हैं, एक प्रवर्ध बहुत ही बड़ा होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक, ये, और लास्ट में जाके ये आपका हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, एंड यहां पर ये बीच बीच में होता है इस तरीके से। ठीक, बस सिंपल। ठीक, एंड ये हमारा जो लंबा सा प्रवर्ध था, ये है हमारा एक्सॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, हिंदी में तंत्रिकाक्ष। ठीक है, ओके है। अब आगे की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, ये डायग्राम एज इट इज बनाना है तुम्हें बोर्ड में। 3 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइटोन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। 3 नाम होने चाहिए, इनमें से आप एक भी नाम नहीं छोड़ेंगे। ठीक, अब जैसे मैंने बोला बेटा कि अगर हमारी बॉडी पे कंट्रोल हो रहा है, कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, तो किस तरीके से हो रहा है, कौन कर रहा है। ठीक, कोई एक चीज तो नहीं है। हमने बोला भाई अगर हमारा कंट्रोल हो रहा है बॉडी पे तो कौन करेगा, बताइए। कौन कर रहा है? नहीं, देखो ध्यान से समझना एक चीज मेरे बच्चे। सबसे पहली चीज तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आप यहाँ पे 2 चीजों में कंफ्यूज मत होना। एंड वापस बोलूंगे, जो बच्चे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो वीआईपी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, द हार्ट 3.0। ठीक है, देखो कंट्रोल का मतलब सिर्फ नियंत्रण करना है। ठीक, हम अभी कुछ कर रहे थे, हम अपने आप को बचाए जा रहे हैं भाई, है ना। क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे ये मार रहा था, वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को बचा रहा है, कंट्रोल हो रही है उसकी बॉडी से, पता है कि भाई इधर से ये मारा, मुझे बचाना है अपने आप को, तो वो गिरने से भी बचा रहा है ना। कहीं पे वो मारेगा भी, तो भाई कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें जो हैं क्या होती हैं, चीजें कंट्रोल हो रही है हमारी बॉडी में, है ना, यानी कि नियंत्रण हो रहा है, करना पड़ता है कंट्रोल। जैसे भाई चले आप गिरने को एकदम तैयार हुए, आपने अपने बॉडी को कंट्रोल किया, भाई नहीं गिरना, एकदम से संभाला, है ना। यहाँ पे अगर आपसे बात करती हूँ तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, आपने खुद की एक भाई मतलब डेली लाइफ की चीजें बताओ, कैसे कैसे, कुछ एग्जाम्पल दो बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेटेड। हाँ जी, बताइए एक बार, दीजिए कुछ एग्जाम्पल दीजिए जिससे आपको लगे अच्छा मैम ये एग्जाम्पल भी तो हो सकता है। बताइए, चलो खुद से एग्जाम्पल दो। मैं तो कह रही हूँ आपकी बॉडी है ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, चलो एग्जाम्पल दो। बहुत सारी चीजें बेटा, टक्कर लगना, बचाते हो एक दूसरे को, वेरी गुड, खेलते हैं उसमें भी बचाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल हुई चीजें, समन्वय को ध्यान से समझना। यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का काम क्या होता है, इसका काम तो बेटा सूचनाओं को पहुंचाना है जो पूरे शरीर में हमारे जाल की तरह फैली है। ठीक, इसने तो बताया सिर्फ कि ये चीज हुई है, ये कैसी है, मोहल्ले वाली आंटी जो क्या होते हैं कि भाई हल्की सी बात बताने लगी, ले पूरे मोहल्ले में गाती फिरती हैं। तो ये जो होती है तंत्रिका कोशिका, ये क्या है, जो हमारी बॉडी होती है, ये मान लो कि ये बॉडी की मोहल्ले वाली आंटी है कि एक बात पता नहीं लगी, हर मोहल्ले में का आंटी ऐसी होती है कि उनको एक बात पता लगनी चाहिए, ले पूरे मोहल्ले में पता लग जाएगी, है ना। तो ये मान लो ये हमारी बॉडी की वैसी है कि हल्का सा कोई आपको छुएगा, पता लग जाना है, कोई मारेगा, पता लग जाना है।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसी ही है ना, और पूरी बॉडी में जाल की तरह फैली है, तो कुछ भी होगा पता तो लगना ही है। ठीक, अब यहाँ पे मेरे बच्चे, अगर इनका काम क्या है, सोचना, सूचनाओं को पहुंचाना। सूचनाओं को अगर ये पहुंचा रही, कहाँ पहुंचाएगी, कहाँ पहुंचाएगी भाई, कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगी ना, अपने तक थोड़ी रखेगी। हाँ, चुगलखोर उसका भाई, चुगली करना उसका काम है, कहाँ तक पहुंचाएगी। तो बेटा वो कहाँ तक पहुंचाती है, तो याद रखना कि सबसे पहले चीज वो पहुंचाती है मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क, ये मान लो, ये है तुम्हारे घर का वो इंसान जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, कि अरे भाई इसको पता लग गई तो वाट लग जानी है गंदी वाली, है ना। अब वो कोई भी हो सकते हैं, किसी घर में दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं, पापा, मम्मी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई भी हो सकता है। ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो भाई ये मस्तिष्क, इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम होता है सोचने का। एक का काम है सूचना पहुंचाना, एक का काम है सोचना। यानी कि भाई ये मस्तिष्क क्या करता है, ये करता है पंचायतीगिरी, है ना, कि भाई अच्छा ये हुआ है तुम ये करो, फिर ये हमें सिग्नल देता है भाई तुम ये करो। ठीक, तो ब्रेन का काम तो सोचने का है मेरे बच्चे, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारी बॉडी का हेडक्वार्टर है। क्लियर, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे जैसे ये थी, अभी हमें फॉर एग्जाम्पल मैं चल रही थी, है ना, चल चलते मुझे क्या हुआ, मैं चली तो मेरे पैर में कांटा चुभ गया। अब सोचो अगर मेरे पैर में कांटा चुभा, भाई सिंपल सी बात है, मैं वहां पे खड़ी थोड़ी ना रहूंगी, मैं क्या करूंगी, एकदम से खड़ी होंगी तेजी के साथ। यानी कि भाई खड़ी कैसे, कि मैं चल तो रही थी पहले, है ना, और जब चल रही थी तो एकदम से मेरे पैर में कांटा चुभा, मैं तेजी से पैर को ऊपर की तरफ उठा लिया। मैंने कहा ये हुआ क्या, क्या चुभ गया, पता लगा मुझे, एकदम से मुझे महसूस हुआ कि मुझे दर्द हो रहा है ना, कि मेरे पैर में कुछ चुभा है एंड मुझे दर्द हुआ। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया भी आएगी। अभी प्रतिवर्ती क्रिया को ही लाना है, प्रतिवर्ती क्रिया में भी एग्जाम्पल आएगा, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है आपको, इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझना है कि भाई जब आप चल रहे थे, है ना, आपको कुछ चुभा, आपको दर्द हुआ, यानी कि वो न्यूरॉन्स ने ब्रेन तक पहुंचाया कि तुम्हें पैर में कुछ चुभा है, तुम्हें दर्द, और उस पैर को उठाओ ऊपर की तरफ, तुम्हें लग रही है ना। तो यहाँ पे ये जो है तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को पहुंचाती है, एंड तंत्रिका कोशिका कहती है संरचना, और तंत्रिका कोशिका जो होती है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यानी कि मेन 3 है, वैसे तो बहुत सारे भाग है, बड़ी क्लास में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे चीजें कैसे बनती है, क्या है सब चीज। ठीक है, आप सबसे पहले होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बैठे खड़े थे, आपको कुछ लगा यहाँ पे, है ना, हाथ पे गर्म चीज लगी, ठंडा लगा, कुछ भी लगा। अब जैसे ही आपको वो ठंडा गर्म कुछ भी लगा, तो सबसे पहले कौन, ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स जो होती हैं, ये इनको पकड़ लेती हैं कि कुछ तो हुआ है। इसने क्या किया, इसने उसको आगे पास कर दिया इस साइटोन के पास। ठीक है, ये साइटोन क्या करता है, क्या करता है भाई, ये जो साइटोन होता है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन की बात तब करेंगे। ठीक है रंजन, सादा आगे नहीं बढ़ना, जितना कराते चल रही हूँ उतना करवाते चलना है। प्रतिवर्ती क्रिया आगे आएंगी भैया, बोला तो है, एक एक टॉपिक ही तो पढ़ोगे ना, एक साथ थोड़ी ना पढ़ोगे मेरे बच्चे। पहले प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ोगे, देन तुम यहाँ से आगे अपना और भी पार्ट है, मस्तिष्क है, ग्रंथियां, सब पे आएंगे। ठीक, तो ये तंत्रिका कोशिका को दिया, इस तंत्रिका कोशिका ने क्या करा, ये मान लो ये घर की बुआ है अक्सर ऐसे तो होता है, थोड़ी बड़ा चढ़ा दी इसने बातों को और आगे पहुंचा दी। ठीक है, यानी कि भाई इसने किया क्या, एक तरीके से क्या किया कि भाई इसने तो, इसको बात पता लगी कहीं से, इसने इसको बता दी, इसने बड़ा चढ़ा दी और इस तक सीधा ब्रेन तक पहुंचा दी। ले भाई अब आगे पहुंच गई, बढ़ चढ़ के बात, तो भाई सिंपल सी बात है, वाट तो लगनी है ना, बुआ जी गुस्सा हो जाएंगी। नहीं, ये सिर्फ एक मजाक में बोला है सबको वैसे सच पता होता है ना। चलो, तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये साइटोन करता क्या है एक्चुअली, कि साइटोन जो होता है ये जितना भी, अगर मैं बात करूं कि
जो सूचना आती है उसको विद्युत आवेग में बदल देता है, एंड विद्युत आवेग में बदल के अब यहाँ से एक्सॉन से सूचना विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ती है और तंत्रिका कोशिका आगे अंतिम सिरे से होते हुए कहाँ जाती है, मस्तिष्क में जाती है। एंड देन हमारा मस्तिष्क जो होता है, ठीक है, वो क्या करती हैं बेटा, यहाँ पे हमारा मस्तिष्क लेता है एक्शन कि भाई तुम ये चीज करो, तब वो बोलता है तुम्हें ये करना है, यानी कि भाई अपना पैर उठाओ, रोना बंद करो, जो भी तो आप सोचते हो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो भाई यहाँ पर ये हो जाता है आपका, इतना सा पार्ट लिखना है। इसमें आपको सबसे पहले बताना है तंत्रिका कोशिका क्या होती है। भाई पूरे बॉडी में देखो इस तरीके से फैली होती है जाल की तरह, ठीक है, कुछ इस तरीके से संरचना होती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स को जानो। तंत्रिका तंत्र जो होता है बेटा वो दो तरीके से होता है। एक होता है केंद्रीय, इसको हम बोलते हैं सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है आपका पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, सीएनएस के अंतर्गत आता है मस्तिष्क और यहाँ पे आ जाता है आपका मेरुरज्जु, और इनसे कुछ तंत्रिकाएं निकलेंगी जो पूरे शरीर में फैली, इससे कुछ निकलेंगी, यानी कि भाई क्या है, ये दोनों मिलकर बना देते हैं इस परिधीय तंत्रिका तंत्र को। सिंपल सी बात। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि जब भी हमें कोई चीज पता लगती है, किसने छुआ है, किसने मारा है ना, तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। ठीक, संवेदी अंग क्या करते हैं बेटा, संवेदना को ग्रहण करते हैं। क्लियर, क्लियर है, क्या करते हैं, संवेदना। संवेदना क्या होती है, किसने आवाज दी, आपको टेस्ट का पता लगना, आपको छूने का पता लगना। तो यहाँ पर संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसके अलावा कोई नहीं होता है। तो आंख, कान, त्वचा, नाक और जीभ। आंख का कान का काम क्या है बेटा, सुनने का। आंख का काम क्या है, देखने का। त्वचा का क्या है, आपको पता लगना कि आपको ठंडी चीज लग रही है, गर्म लग रहा है। ठीक है, नाक जो है वो क्या है, आपका गंध का पता लगना। एंड जीभ का क्या होता है बेटा, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं किसका, कि भाई आखिर टेस्ट कैसा है। एंड यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं कि शरीर का संतुलन का कार्य, सुनने का कार्य कौन करता है, प्रकाशग्राही है कौन, आपको पता होना चाहिए, आंख। आपसे पूछा जा सकता है तापग्राही कौन है, घ्राणग्राही, ठीक है, आपका रस संवेदी ग्राही कौन होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। एंड भूलना मत मेरे बच्चे कि बिहार बोर्ड में आपका 50% जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है। एंड इस डायग्राम को देख लीजिए, ये डायग्राम आप लोग को बनाना है। ओके है, बहुत सिंपल सा यार। ठीक है, जो जैसा मैंने सिखाया है आपको बनाना, आप बिल्कुल वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की भाई हमारे शरीर में दो तंत्र होते हैं, एक होता है तंत्रिका तंत्र और एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। क्लियर है, ओके बच्चा, क्लियर। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले चीज जो आपके मेरे बच्चे जो दो तंत्र थे, ठीक है, तंत्रिका कोशिका पढ़ चुके हैं उसके अंतर्गत हम लोग। एंड रही बात अगर हम बात करें किसकी, आपके मस्तिष्क की, तो उसको आज हम क्या करने वाले हैं गाइस, पढ़ने वाले हैं। ओके, आ जाओ फिर। तो सबसे पहले चीज हम स्टार्ट करेंगे मानव मस्तिष्क को पढ़ना, लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज करेंगे लास्ट चीजों को। हमने देखा था भाई हमारे शरीर में क्या होते हैं, भाई 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और सबका अपना अपना काम होते हैं। एंड इनका काम ये होता है कि संवेदना को ग्रहण करना और संवेदना को क्या करना, ग्रहण करके सीधा ब्रेन तक पहुंचाना, है ना। तो भाई यहाँ पे पहुंचाने का काम किसका होता है, वो न्यूरॉन का होता है। ये सिर्फ संवेदना को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूरॉन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था कि भाई किस तरीके से ये काम करती है। क्या है यहाँ पे आपका साइटोन, क्या है एक्सॉन, क्या है आपका डेंड्रॉन, डेंड्राइट, सब चीज बता दी थी एंड इसका काम भी। तो आ जाते हैं सीधा ब्रेन पर। मानव मस्तिष्क, है ना, बोर्ड एग्जाम में सीधा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। सभी बोर्ड के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो जब आप किसी भी बोर्ड के हो बिल्कुल आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बचा, ये जो क्वेश्चन आता है ह्यूमन ब्रेन का, मानव मस्तिष्क का, ये सीधा लॉन्ग में जाता है। एंड लॉन्ग में तो जाता ही जाता है, बट
इसका डायग्राम भी आता है बनाने को, सिर्फ थ्योरी लिखने को उसकी नहीं आती है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसका काम क्या होता है, तो याद रखना बेटा कि जो मानव मस्तिष्क होता है इसका काम होता है सोचने का। ठीक है, सोचने का मेरे बच्चे इसका काम होता है। यानी कि भाई न्यूरॉन्स ने क्या करा, जितनी भी जो सूचनाएं थी, गरम लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कुछ भी महसूस हो रहा है, सीधा ब्रेन तक पहुंचा देती है। देन ब्रेन क्या करता है, सोचने का कार्य, एंड फिर वहां पे लिया जाता है एक्शन। ठीक है, कि भाई तुम ये चीज करो। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई इसने सोचने का काम किया और हमें ये बोला कि भाई अब तुम्हें ये एक्शन लेना है। ठीक है, अब यहीं पे मानव मस्तिष्क का जो काम है वो तो हो गया था भाई, क्या कि इनका भाई किसका काम था मेरे बच्चे, सोचने का काम था। अब ध्यान से सुनना, अब बात आती है यहाँ पे इसकी संरचना की। तो बेटा जो हमारा ब्रेन होता है कहाँ होता है भाई, आप देखो अपने सर पे इस तरीके से टक टक करके, आपको ऐसा लगेगा हड्डी है भी वहां पे भाई, है ना, कि कुछ तो है ऊपर, उसके अंदर ही तो ब्रेन है। तो ब्रेन कहाँ होता है भाई, कपाल के अंदर। यानी कपाल क्या है, ये जो खोपड़ी है आपकी। ठीक है, ब्रेन कहाँ पर है, ब्रेन है भाई अंदर, यानी कि ये जो कपाल है इसके अंदर आपका मस्तिष्क है। ठीक है, अब वहां पर याद रखना कि जो नर और जो मादा होते हैं उनमें आपका जो मस्तिष्क होता है उसका जो वेट होता है वो अलग अलग होता है। वो कितना कितना होता है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिर्फ वीआईपी बैचेस में मिलती हैं, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना बताऊंगी कि बेटा मानव मस्तिष्क जो होता है मेरे बच्चे, यहाँ पर जो एक नॉर्मल हम जो लेके चलते हैं, एवरेज जो वेट लेकर चलते हैं वो होता है कितना, 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का बेटा क्या काम होता है, मानव मस्तिष्क का काम होता है किसका, सोचने का। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका अगर हम बात करें सोचने के साथ साथ जो मस्तिष्क होता है वो कहाँ होता है, कपाल के अंदर होता है, सुरक्षित रहता है उसके अंदर। और इसका वेट कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। ब्रेन क्या करता है भाई, पूरा काम ही ब्रेन करता है हमारी बॉडी में, है ना। मैं तो उसको क्या बोलती हूँ कि भाई हम इसको कैसे पढ़ाते हैं, हेडक्वार्टर के नाम से। ठीक है, क्लियर। तो भाई यहाँ पे जो ब्रेन होता है भाई सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है ये। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे इसकी संरचना देखो कैसी लग रही है तुम्हें, इस अखरोट से क्या समझ रहे हो। इससे कुछ समझ आया, कुछ नहीं समझे कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको ब्रेन दिखाई दिया था, ये कुछ इस तरीके से था। तो हमारा जो मानव मस्तिष्क होता है ये एक अखरोट के समान होता है। अखरोट तो सबने देखा है, तो उसकी संरचना जो है वो किससे कंपेयर की गई है, तो बेटा इसकी संरचना जो है वो अखरोट से कंपेयर की गई है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक अखरोट था, उसको खोला, वो कैसा दिखाई दिया हमें, कुछ इस तरीके से। और ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखो तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि जो अखरोट होता है और जो ब्रेन होता है इनकी संरचना कहीं ना कहीं कुछ कुछ समान सी होती है, यानी कि ब्रेन की जो संरचना होती है वो अखरोट जैसी होती है। अब मस्तिष्क के बारे में तो जान चुके हो, अब अगर हम बात करें मस्तिष्क के भाग की, ठीक है, ठीक। तो बेटा यहां पर हाँ जी, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं बेटा, 3 भाग। कौन कौन से, एक होता है मेरे बच्चे अग्र मस्तिष्क, ठीक, एक होता है बच्चा मध्य मस्तिष्क, एंड लास्ट होता है आपका पश्च मस्तिष्क। ठीक है,
चलिए, तो मस्तिष्क के बेटा कितने भाग? 3 भाग। यहां तक चीजें क्लियर हैं? जल्दी से बता दो। हाँ जी, क्लियर है? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं गाइस यहाँ पे अग्र मस्तिष्क को पढ़ना। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहली चीज अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बेटा यहाँ पे आप बेसिकली 2 भागों को पढ़ते हो। ठीक है, एक होता है आपका प्रमस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। ओके, एंड यहीं पर आ जाता है बेटा आपका डायनसेफेलॉन। क्लियर? क्या आ जाता है आपका? डायनसेफेलॉन आ जाता है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के इन 2 भागों की, देखो इसका तो बहुत सिंपल सा है। इसी के अंदर आप पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस, बेसिकली वो क्या करता है हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण। ठीक, मेन आ जाता है हमारा ये प्रमस्तिष्क। तो बेटा ये जो प्रमस्तिष्क होता है, याद रखना हमारे मस्तिष्क का, सेरिब्रम का सबसे ज्यादा जो बेटा भाग होता है वो इसी का ही होता है। ठीक है, हाँ जी भाई, गर्व की तो बात है भाई, चंद्रयान 3 लैंड हो गया है एंड हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, चलिए, तो बेटा प्रमस्तिष्क जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो प्रमस्तिष्क है जिसको हमने सेरिब्रम का है बेसिकली, हमारे अगर हम बात करें बेटा तो हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, और अगर हम सबसे पहले ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का बेटा सबसे जो ज्यादा भाग होता है वो इसी का होता है और सबसे ज्यादा काम भी यही करवाता है। ठीक है, कैसे कैसे? यानी कि भाई आपके बोलने से लेकर आपके सुनने से लेकर, ठीक है, क्लियर है? क्लियर? अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले प्रमस्तिष्क। तो बेटा बोलना, ठीक है, सुनना, आपका देखना, ये सब जो चीजें होती हैं ये कौन देखता है भाई? ये सब चीजें देखता है हमारा प्रमस्तिष्क। सेकंड चीज की अगर मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पे, इसके बाद हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है बेटा बेसिकली वो क्या करता है, नई नई जितनी भी खोजें होती हैं, है ना, आप कोई भी खोज ऐसी तो नहीं हो जाती है, समय लगता है हर चीज में, है ना, दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा ये चीज ऐसे, तो जितनी भी नई नई खोजें जो होती हैं उन सब पे ध्यान देना, नई नई चीजों को सोचना, वो काम भी कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, सोचने का तो काम है ही इसका, तो लिख देते हैं सोचना। एंड साथ ही साथ जितने भी नए नए आइडियाज हैं वो भी यही लाता है। नई नई भाषाओं को समझना वो भी यही देखता है। क्लियर? नई नई भाषाओं को समझना, है ना। तो आपसे कहते हो ना कभी कभी, अरे आ तो पंजाबी सीखने का मन कर रहा है, बंगाली, अलग अलग भाषाओं को बोलने की आप कोशिश करते होंगे, तो वो सब जो भी है वो कौन देखता है? हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट ही देखता है। क्लियर है? तो सुनना, बोलना, देखना, नई नई खोज के आइडियाज आना, करना, नई नई खोज, सोचना कि क्या करना है, नई नई भाषाओं को समझना, अच्छा ये बंगाली बोली क्या बोल के आ रही है, समझने की कोशिश करता है, आप बोलने की कोशिश भी करते हो। इन सब चीजों को कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको बहुत पुरानी बातें याद रहती हैं, अरे बचपन में ना एक बार ऐसे हुआ था, याद रहती नहीं रहती है? तो बिल्कुल रहती होंगी, है ना। तो वो जो बेटा इतनी पुरानी बातें जो आपको याद रहती हैं वो क्यों रहती हैं? क्योंकि भाई वो चीजें हो रखी होती हैं, सिंपल सी बात। तो अब एक चीज सोचिए ध्यान से कि कितनी पुरानी पुरानी बचपन की बात याद है, क्यों याद है आपको? समय तो बीत गया, आपको अब भूले क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए नहीं भूले क्योंकि भाई हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है वो उन यादों को भी स्टोर कर लेता है, आपको अचानक से याद आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर यहाँ पे? तो अग्र मस्तिष्क क्लियर हो गया अच्छे से? जल्दी से बताएं। बताइए बेटा। वेरी गुड। अब आ जाओ हम सेकंड वाले पार्ट पे, जो कि है बेटा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के भी भाग होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उनको हम नहीं पढ़ेंगे, क्लास 10th के लेवल पे नहीं है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे 11th 12th में, वहां पे आप पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है बेटा? सुनने व देखने की प्रतिवर्ती क्रिया जो होती हैं, इन पर नियंत्रण करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे खड़े थे, किसने आपका नाम लिया, आपको बुलाया है ना, फॉर एग्जाम्पल किसने बोला पूजा, मैंने ऐसे देखा उधर, मैंने कहा बुलाया किसने, तो मैंने उधर देखा, मुझे तो आवाज आई थी, सिंपल सी बात है, मैंने उस तरफ देखा, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पे एक मूवमेंट किया, यानी कि भाई एक क्रिया करी, प्रतिवर्ती क्रिया करी, यानी कि भाई जो आवाज आई उसके प्रति मैंने क्रिया करी। ठीक है, आवाज इधर से आई, मैंने देखा, यानी कि भाई देखना, सुनना, इनके जो प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं, ये सब जो कंट्रोल करते हैं वो कौन करता है? हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। क्लियर है? ओके है। तो मध्य मस्तिष्क जो इसका काम क्या है कि सुनने व देखने की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक, तो प्रतिवर्ती क्रिया है ही क्या, ये तो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई वहां पे कुछ आवाज हुई, कुछ क्रिया हुई और आपने उसके प्रति रिस्पॉन्स दे दिया। आवाज आई थी, मैंने देख लिया, यानी कि मैंने रिस्पॉन्स दे दिया, सिंपल सी बात। क्लियर? चलिए, अब आ जाता है लास्ट पार्ट, एंड लास्ट आ जाता है बेटा पश्च मस्तिष्क। एंड पश्च मस्तिष्क जो होता है, इसके आपके अगर हम बात करते हैं, दो भाग हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक होता है बेटा मस्तिष्क स्टेम, इसके अंतर्गत आ जाता है आपका पोन्स तथा मेडुला। ठीक है, एंड यहां पर एक आ जाता है आपका अनुमस्तिष्क। ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। क्लियर है? तो बेटा मस्तिष्क स्टेम और अनुमस्तिष्क, तो बेटा यहाँ पे पश्च मस्तिष्क के दो हिस्से थे। आपका मस्तिष्क स्टेम जो था बेसिकली इसमें पोन्स एंड आपका मेडुला आ जाता है, एंड यहाँ पे अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे आपके किसके, पोन्स वाले भाग की। ये क्या करता है बेटा कि जो भी श्वसन की जैसी क्रिया जो है उस पर नियंत्रण करना, वो इसका काम होता है। आपके जितने भी शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है, वो मेडुला वाला भाग दिख रहा है। ये क्या करता है, ज्यादा इसका होता है कि भाई अनुमस्तिष्क का काम होता है शरीर का संतुलन बनाना। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पे कि जो शराबी होते हैं वो सीधे नहीं चल पाते हैं कभी भी। क्यों नहीं चल पाते हैं? बिकॉज जो अल्कोहल होता है वो उनके ब्रेन के इस वाले पार्ट पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ब्रेन के इस वाले पार्ट पे जब इफेक्ट जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सीधा नहीं चल पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को बैलेंस जो कर रहा है वही तो कर रहा है। और अब सोचो कि अगर वही बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे पोन्स का क्या काम है? श्वसन की क्रिया पर, जैसे यानी कि श्वसन पर नियंत्रण करना। मेडुला का क्या काम है? अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं, जैसे उल्टी आना, है ना, जब आपको उल्टी आती है क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है,
तो इस तरीके से जितनी भी बेटा जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो मेडुला क्या करता है, कंट्रोल करता है। जबकि शरीर को संतुलन बनाने का जो काम होता है बेटा वो किसका होता है, अनुमस्तिष्क का होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा ब्रेन खत्म कर दिया। बताओ कोई दिक्कत? हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? जल्दी से बता दो बेटा, क्लियर सारी चीजें? हाँ जी बेटा, डायग्राम जो बनाना है वो आप ये वाला बनाएंगे। बता देती हूँ एक बार, सारे पार्ट्स लिखने हैं। ये वाला भाग है बेटा अग्र मस्तिष्क, एंड यहाँ पे अगर मस्तिष्क की बात करते हैं तो ये वाला भाग प्रमस्तिष्क का, ये आपकी हड्डी है बाहर की तरफ। अगर हम देखें तो बेटा ये वाला जो सबसे बाहर वाला जो भाग है ये आपकी हड्डी होती है, अंदर आपका ब्रेन है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे प्रमस्तिष्क हो गया आपका, ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि जो कि आपके ब्रेन में होती है मटर के दाने के समान। ठीक है, फिर आपका खोपड़ी तो पता लग गया है, मध्य मस्तिष्क ये वाला भाग है आपका। फिर उसी के साथ मेरुरज्जु जब प्रतिवर्ती क्रियाओं को पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। आपका जो पश्च मस्तिष्क होता है उसके अंतर्गत पॉन्स, मेडुला एंड अनुमस्तिष्क तीनों भाग दिखाए गए हैं। एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आपको ये डायग्राम बनाना है। एंड काफी बच्चे बोलते हैं हम डायग्राम बनाना नहीं आता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं डायग्राम बनाना सिखा दूंगी। इससे बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो आ जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, बहुत ही इजी तरीके से आपको डायग्राम बनाना सिखा दूंगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे, क्या बायोलॉजी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है? मुझे नहीं लगता कि हल्के सी भी दिक्कत आ रही होगी तुम्हें। बहुत इजी तरीके से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बोर्ड को फोड़ देंगे बड़े तरीके से। कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी बच्चा, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। देखो कुछ भी है, कभी भी कैसी भी है, आप अगर कुछ चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे बता दीजिएगा कि मैम यहाँ पे ये चीज हमें थोड़ा समझ नहीं आ रही, आप बता दीजिए। ठीक है, वरना बायोलॉजी तो मैंने ऐसे ही कर दिया तुम्हें कि भाई डरने की जरूरत ही नहीं है ना। तो टेंशन नहीं लेना है टॉपिक को। मेरा एक चीज बहुत वो है कि हर बच्चा बोलता है कि पूजा मैम जब बायोलॉजी पढ़ाती है तो वो टॉपिक आसान कर देती है, एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी बिल्कुल भी, है ना। तो बहुत ही इजी तरीके से पढ़ रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग्रंथियां होती क्या है? तो बेटा ये मान लो ग्रंथियां हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इनसे जिस भी पदार्थ का श्रावण होगा वो हमारे शरीर में कोई ना कोई क्रिया कर रही होती है। तो ग्रंथियों की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, सबसे पहली चीज, ठीक है, देखो ग्रंथियां ना यहाँ पे आप 3 तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, ग्रंथि की डेफिनेशन कभी नहीं आती है। ठीक है, तो ग्रंथियां जो होती हैं बेटा बेसिकली वो आपकी 3 तरीके से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है बेटा आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, क्लियर। एंड सेकंड नंबर पर आपकी आ जाती है बेटा बहिश्रावी ग्रंथि, क्लियर। एंड एक होते हैं बेटा आपकी मिश्रित ग्रंथि, ठीक। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये जो 3 तरीके से आपकी ग्रंथियां होती हैं, अब बात आई कि आखिर मैम इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो याद रखना कि अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथियां होती हैं बेटा जो हार्मोन को बाहर निकालती है, यानी कि हार्मोन को जो स्रावित करेंगी वो अंतःस्रावी ग्रंथि होंगी। जो एंजाइम को निकालती हैं बेटा वो हमारी बहिश्रावी ग्रंथि होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, किसको? टॉलिन एंजाइम। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि ये क्या करती है भाई बेटा? ये तो आपके हार्मोन को भी निकालेगी प्लस आपके एंजाइम को भी क्या करती है? बाहर निकालती है, क्लियर है। तो भाई अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन को निकालेगी, बहिश्रावी ग्रंथि जो एंजाइम को निकालेगी, एंड साथ ही साथ मिश्रित ग्रंथि जो आपके हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों को निकालती है। ठीक है,
अब यहाँ पे शरीर की सबसे आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एंड जो क्लास 10th के लेवल पे हमें पढ़नी है, बिकॉज 11th पे जाओगे तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में चीजें हैं एंड उनका लेवल अलग है, बिकॉज क्लास 11th है उसका लेवल का अलग चीजें होती हैं, तो आपको क्लास 10th के लेवल पे पढ़ना, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है बेटा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहते हैं बेटा इसको? क्या कहते हैं बेटा? हाँ जी, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है एंड इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको बेटा? मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्या ये सिर्फ एक हार्मोन को निकाल रही है? नहीं, बल्कि एक से ज्यादा हार्मोन को बाहर निकाल रही है। क्लियर? ये एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे हार्मोन्स को निकालती है। कुछ हार्मोन्स आप आज की क्लास में देखेंगे, कुछ चीजें आप तब पढ़ेंगे जब आप क्लास 11th में जाएंगे, बिकॉज अगर मैं आपको उस लेवल का पढ़ा भी दूंगी तो भी आपके समझ नहीं आएगा एंड किसी काम का भी अभी नहीं रहेगा। तो बेटा मास्टर ग्रंथि क्यों का? क्योंकि खुद तो अपने अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक नहीं बल्कि जितने जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो तो निकाल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ मेरे बच्चे यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स निकालने के साथ साथ और अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उन पे कंट्रोल भी करती है। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन निकालती है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज याद रखना कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये हमारे मस्तिष्क में होती है और बिल्कुल मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, एंड सबसे पहला जो हार्मोन है वो है बेटा वृद्धि हार्मोन, यानी कि भाई ये जो है ये क्या करता है आपका, वृद्धि जो हार्मोन होता है उसको क्या करती है, बाहर निकालता है। यानी कि भाई आपने देखा है किसी की हाइट बहुत ज्यादा होती है, किसी की हाइट बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि भाई खेल किसका है, आपके ग्रोथ हार्मोन का, यानी कि भाई वृद्धि हार्मोन का। तो अगर हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकलते हैं तो याद रखना तो भी वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करेंगे। अगर वो हार्मोन जो होते हैं वो आपके शरीर में बहुत कम निकलते हैं तो भी वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करते हैं। तो हार्मोन का एक निश्चित मात्रा में निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर हार्मोन कम निकलेगा तो हाइट छोटी, बहुत ज्यादा तो हाइट बहुत ज्यादा बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है ये, यानी कि भाई उसको कहीं ना कहीं थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है कि भाई हार्मोन्स को तुम अपना निकालो। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे नंबर 3 पर आ जाता है आपका LH तथा FSH। तो बेटा LH और FSH क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, इसका काम क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग यानी LH हार्मोन का? बेटा ये क्या करते हैं, जो नर होते हैं उनमें जो टेस्टोस्टेरोन जो कि नर हार्मोन होता है उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं बनने के लिए प्रेरित करता है, और मादा में जो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं बनने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या है आपका FSH होता है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये FSH क्या करेगा बेटा, ये जो FSH होता है ये आपका क्या करता है बेसिकली, जो नर होते हैं उनमें शुक्र जनन यानी कि शुक्राणुओं के बनने की क्रिया, और जो फीमेल होती है मादा उनमें जो अंड जनन होता है यानी कि भाई कहीं ना कहीं अंडाणु के बनने की क्रिया को देखता है। ठीक, आगे आ जाए यहाँ पर, तो भाई ये जो आपके जो फंक्शन आपने अभी देखे हैं ये क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको एक ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये वाला व्हाइट वाला जो डायग्राम है बेसिकली, ठीक है, इसमें जो पिट्यूटरी ग्रंथि को आपको दिखाया गया है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है याद रखना कि पिट्यूटरी ग्रंथि आपके शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। देखो कहाँ पर है बेटा, डायग्राम को आपको देखना, जो पॉइंट में बोलूंगी मस्तिष्क में है। आपको मैंने एक पॉइंट बताया था हाइपोथैलेमस वाला। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है बेसिकली आपका, हाँ जी क्या करेगा, क्या करता है बेटा, ये जो है हमारे शरीर का कहीं ना कहीं ताप को देखता है। क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पर कैसे संरचना है भाई, बिल्कुल छोटा सा मटर जैसा है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है भाई, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का जो ताप है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हमने ये तो देखा, ठीक है, एक चीज रिपीट कर ले जल्दी से। चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या देखा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक नहीं बहुत सारे हार्मोन को स्रावित करे इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कह देते हैं। फिर सबसे पहले वृद्धि हार्मोन को निकालता है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम भी लिख लीजिए, थायराइड
ठीक है। स्टिमुलेटिंग बेसिकली इंग्लिश वर्ड होता है, हिंदी में हम इसको प्रेरक कह देते हैं। तो थायराइड प्रेरक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है। आपका नेक्स्ट आ जाता है FS यानी FSH जो भी आपके बेसिकली हो जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग को वैसे भी हम प्रेरक कहते हैं, तो अगर आपको स्टिमुलेटिंग की जगह प्रेरक भी लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। और इंग्लिश में अगर आपको यहाँ पे बोलना है कि नहीं मैम हम स्टिमुलेटिंग लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। फॉलिकल को हम हिंदी में बोल देते हैं आपका पुट्टिका। क्लियर है, दोनों में से जो भी लिखना है वो नाम लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो आ जाता है बेटा आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, जो फीमेल होती हैं उनमें क्या करता है बेटा, दुग्ध निर्माण में क्या है, सहायक है, ठीक है। वहीं पे जो ऑक्सीटोसिन होता है, क्लियर, क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है बेसिकली इसको क्या करता है इसमें, यानी कि भाई दुग्ध श्रावण में क्या करता है, सहायक है। तो बस यही आपके क्लास 10th के लेवल पे जो आपको पढ़ने हैं, इतने ही हार्मोन आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं। नेक्स्ट जो ग्रंथि आती है बेटा वो आ जाती है अवटु ग्रंथि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, यानी कि भाई इसको बोला जाता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, आपके थायराइड ग्रंथि, तो ये कहाँ पर होती है बेटा, ये गले में स्थित होती है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अब गले में होती है, किस हार्मोन को निकालती है, तो बेटा ये निकालती है थायरॉक्सिन हार्मोन को, क्लियर, थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालती है। एंड ये हार्मोन क्यों जरूरी है, कहीं ना कहीं बेटा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना कि अगर ये हार्मोन जो है बनेगा तो इस हार्मोन को बनने के लिए जरूरत होती है बेटा किसकी, आयोडीन की। इसलिए बोला जाता है कि जो भी आप नमक खाएं वो कैसा खाएं, आयोडीन युक्त नमक खाएं, क्योंकि आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो क्या करता है बेटा, यहाँ पे इस हार्मोन को बनने के लिए क्या करता है, यानी कि जरूरी है इस हार्मोन के बनने के लिए। एंड ये हार्मोन बनेगा तो क्या होगा भाई, आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं, जैसे आपका वृद्धि में कहीं ना कहीं सहायक है, ऊर्जा उत्पन्न, उन सब में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे आयोडीन में क्या करता है, यानी कि भाई आयोडीन जरूरी है, क्यों, इस थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए, इसलिए बोला जाता है वो नमक खाओ जिसमें आयोडीन होता है। अब सोचो कि अगर ये हार्मोन जो है इसकी कमी हो जाती है तो पता है क्या होता है आपको, यानी कि भाई ये जो आपके गले में ग्रंथि मिल रही होती है, अगर ये सही से हार्मोन्स को, किसको, सही तरीके से जो थायरॉक्सिन हार्मोन उसको नहीं बनाती तो आपको घेंग यानी कि गॉइटर रोग हो जाता है, जिसमें जो मनुष्य होते हैं बेटा उसमें इंसान का गला कुछ इस तरीके से फूल जाता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आती है अधिवृक्क ग्रंथि। बेसिकली ये जो ग्रंथि होती है बेटा, ये जिस हार्मोन को निकालती है वो निकालती है एड्रेनलिन हार्मोन को, ठीक है। एंड ये हार्मोन कब स्रावित होता है, तो बेटा बेसिकली इसको कहा जाता है ट्रिपल एफ फैक्टर। क्यों, एक एफ का मतलब होता है फियर यानी कि डर, इसका मतलब होता है यानी कि भैया आपका फ्लाइट, ठीक है, एक का मतलब होता है फाइट। तो भाई कहीं ना कहीं इसको अगर हम देखें, जब आपको डर लग रहा होता है, लड़ाई हो रखी होती है, जब उड़ान भरने वाले होते हैं, हवाई जहाज में जब बैठे होते हैं, उस समय एक अजीब सी घबराहट सी होती है, गुस्सा आ रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है, ये हार्मोन स्रावित होता है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की, तो ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये वृक्क के आपके ऊपरी हिस्से यानी कि जो वृक्क होते हैं उनके पास पाई जाती है, इसलिए इसको अधिवृक्क कहा जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया, और दोनों तरफ होती है, क्लियर। नेक्स्ट की बात करें अग्नाशय की, तो भाई अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, अग्नाशय तो भाई जो ग्रंथि है ये हमारी एक मिश्रित ग्रंथि है, और ये हार्मोन भी निकालती है, एंजाइम भी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं हार्मोन, तो हम हार्मोन की बात करेंगे। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पर अगर हम हार्मोन की बात करते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथि का जो 99% जो भाग होता है, अगर मैं बात करूं बेटा ज्यादातर भाग की अगर मैं बात करूं तो वो बहिःस्रावी ग्रंथि का होता है, बहुत ही थोड़ा सा भाग जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का होता है। अब अग्नाशय जो ग्रंथि होती है ये एक हार्मोन को निकालती है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि जो है बेसिकली वो किसको निकालती है, आपके बेटा इंसुलिन हार्मोन को निकालती है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो बेटा ये मैंने बोला कैसी ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है, क्लियर। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये आपका क्या है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग से कौन स्रावित होता है बेटा, इंसुलिन, और ये क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, किसका, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है,
क्लियर है। और साथ ही साथ ये चीज और याद रखना कि अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है बेटा, मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं, ये रोग हो जाता है। और इसी के साथ तुम्हारा खत्म हुआ अंतःस्रावी तंत्र। बच्चों को लगता है बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ने होते हैं, बट बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि उनके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट जितने भी हैं बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में जाता है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने बोला था ना 15 मिनट से भी कम समय, 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर। बस यही ग्रंथि पढ़नी है, यही हार्मोन पढ़ने हैं। अब डिपेंड करता है आप लिखते कैसे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने नोट्स बनाने हैं एंड नोट्स बनाकर मुझसे चेक करवाने हैं। चाहे कोई डाउट नेट का स्टडी ग्रुप बनाया है तो प्लीज मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं पर मुझे भेजिए। एंड ये आपका होमवर्क है कि टॉपिक मैंने आपको पूरा समझा दिया, क्या होते हैं, किस हार्मोन का क्या काम है, बस अब आपको मुझे करके दिखाना है। ठीक है, चलिए गाइस, तो फिर फटाफट से शुरू कर देते हैं एंड आ जाते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं किसकी, पादपों में समन्वय की, पादपों में समन्वय। तो बेटा हम अगर बात करें जितने भी जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली, तो प्लांट भी तो कहीं ना कहीं हम देखें मूवमेंट करते होंगे, प्लांट भी तो कहीं ना कहीं उनमें भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पादपों में समन्वय में बेसिकली हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स को पढ़ते हैं। नंबर 1 आता है बेटा पादप हार्मोन, ठीक है, एंड सेकंड नंबर पर आ जाता है पादपों में गति। क्लियर, ये 2 पॉइंट्स हैं एंड दोनों को ही हम लोग कवर करेंगे। समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है कि भाई किसी चीज में कोऑर्डिनेट करना, कि प्लांट में कैसे होता है। एंड अगर शायद आप इसके लेक्चर नंबर 1 में होते तो आज आपका सवाल ये नहीं होता। तो ये चीजें बता देती हैं कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है एंड कैसे पढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो जितने बच्चे ऐसे हैं भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जिन्होंने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वाले लेक्चर्स देख कर आए, तभी आगे की चीजें क्लियर होंगी। नहीं देखा है तो लेक्चर में कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 तरीके से होता है बेटा पादपों में समन्वय। कैसे कि एक पादप हार्मोन आ जाता है एंड बेसिकली गति। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पादपों में हार्मोन को पढ़ेंगे। जब हमने देखा था जंतुओं में, तो बेटा हमने वहां पे एक पॉइंट देखा कि जंतुओं में ग्रंथियां मिल रही थी लेकिन इनमें कोई ग्रंथि नहीं मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे पादप हार्मोन जो होते हैं, ये क्वेश्चन जो होता है बेसिकली शॉर्ट में आता है, या फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव जाता है 1 नंबर का कि आखिर किससे कौन सा हार्मोन जो है वो बेसिकली स्रावित हो रहा है। नंबर 1 आपका, अगर मैं आपसे बात करती हूँ, ऑक्सिन, ठीक है। सेकंड आ जाता है जिब्रेलिन। नंबर 3 पर आ जाता है आपका साइटोकाइनिन। नंबर 4 पर आ जाता है एब्सिसिक। और नंबर 5 पर आ जाता है आपका एथिलीन। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल पढ़ सकते हो, बिकॉज अब ये चैप्टर सभी बोर्ड्स में है तो सभी के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा पादपों में हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, 5 ही हार्मोन मिलते हैं। इसके अलावा कोई, अगर मैं आपसे बात करूं, आपका 6ठे प्रकार का हार्मोन नहीं मिलता है। ठीक है, एंड यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं इनके अलावा तो कोई हार्मोन नहीं मिलेगा। तो फटाफट पर इनके नाम लिखो, फिर इनके काम देखते हैं कि करके। चलिए, सबसे पहले आ जाते हैं बेटा ऑक्सिन पे। ठीक है, ऑक्सिन जो है बेसिकली ये जो, वेरी गुड, यहाँ पे विनोद ने पहले जवाब दे दिया। ऑक्सिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो बेटा ये वो हार्मोन है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, वृद्धि में सहायक है। ठीक है, किसमें? वृद्धि में। आपने तने को बढ़ते हुए देखा है बेटा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, भाई मैंने बोला बेटा एक तना है,
यहाँ पर ये जो आपको येलो कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है बेसिकली ये क्या है, आपका ऑक्सिन हार्मोन। एंड यहाँ पर जैसे ही प्रकाश इसकी तरफ आता है तो ये तो पीछे हो गया हार्मोन। एंड ये जो प्रकाश का तने का जो सिरा था, यानी कि भाई आपका जो तना था बेसिकली, तना जो था, ठीक है, ये तना जैसे भाई प्रकाश यहाँ से आया, ऑक्सिन हार्मोन कहाँ था, अगर पहले वाले डायग्राम को देखोगे भाई ये रहा, ये एक तना है, तने का ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है जो कि हार्मोन है। लाइट अगर इधर से आई तो ये कहाँ आ गया, पीछे आ गया ऑक्सिन, ठीक है। एंड इसका आगे वाला सिरा प्रकाश की ओर झुक गया। तो यहां पर ये किसकी वजह से हुआ, आपके ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। एंड ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है बेटा, जो तना होता है उसकी लंबाई में कहीं ना कहीं वृद्धि करता है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन कैसा है, बेसिकली ऑक्सिन हार्मोन जो है ये एक, हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका जो कार्य है वो क्या है, वृद्धि कराना है, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट आ जाता है बेटा यहाँ पे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है आपका दूसरे नंबर वाला हार्मोन आ गया। जिब्रेलिन का बेसिकली काम क्या होता है, किसी को पता है जिब्रेलिन? हाँ जी, पता है किसी को? थोड़ा एक्टिव रहो ना बच्चा पार्टी, हाँ शेयर करो फटाफट से, लाइक एंड शेयर बनता है यार। वेरी गुड विनोद, मुझे लग रहा है आप पढ़कर आए हैं, मैं 10th वाले चैनल से, है ना। तो बेटा जिब्रेलिन क्या करता है भाई, जिब्रेलिन जो है बेसिकली इसका जो मेन काम है अगर हम देखें तो भाई बीजों के अंकुरण में हेल्प करता है। क्लियर, यानी कि एक जो बीज है, ठीक है, उसके क्या इसमें अंकुरण में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन क्या करता है, इसका काम क्या होता है भाई, कोशिका विभाजन कराना। एंड सोचो बेटा जब कोशिका विभाजन कराएगा, ठीक है, विभाजन होगी, मैंने बोला बेटा एक कोशिका है, इस कोशिका ने क्या किया, विभाजन किया, विभाजन करके नई कोशिकाओं को बनाया, इन्होंने किया, इन्होंने और कोशिकाओं को बनाया, इस तरीके से कोशिका विभाजन करती गई और नई नई कोशिकाएं वहां बनती गई। तो उसने कोशिका विभाजन में सहायक है, जिसकी वजह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सिन के साथ मिलकर वृद्धि में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर लें ऑक्सिन, तो ऑक्सिन क्या है बेटा, ये वृद्धि में हेल्प करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन बेसिकली क्या करता है, बीजों के अंकुरण में सहायता होता है, हम ये कह सकते हैं कि प्रसुप्ति को तोड़ता है, ठीक है। एक जो बीज होता है अगर वो अंकुरित नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। साइटोकाइनिन जो है इसका मेन काम होता है कोशिका विभाजन का, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो कोशिका विभाजन में सहायक है कौन, आपका साइटोकाइनिन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट आ जाता है एब्सिसिक आम्ल। तो बेटा एब्सिसिक आम्ल बेसिकली करता क्या है, ये वृद्धि को रोकता है, ठीक है, क्या करता है बेसिकली, ये वृद्धि को रोकता है। एंड वृद्धि को रोकता है इट मीन कि ऐसे भाई बहुत सारे प्लांट्स ऐसे थे जिनको हम नहीं चाहते कि उगे, तो वहां पे एब्सिसिक अम्ल का यूज किया जाता है, उसको छिड़काव किया जाता है और उनकी वृद्धि को एक तरीके से रोक दिया जाता है। एंड साथ ही साथ पतझड़ जो पत्ते गिरते हैं यानी कि उसमें भी, यानी कि विलगन में भी सहायक है। इथाइलिन का क्या, जिसको एथिलीन भी कह देते हैं, तो भाई ये जो हार्मोन है, सबसे पहली चीज ये गैसीय हार्मोन है। जितने पॉइंट्स बता रही हूँ इतने पॉइंट्स याद रखने, इसके अलावा कम ना इससे ज्यादा कोई पॉइंट याद नहीं रखना। फलों को पकाने वाला हार्मोन है, ठीक है, ठीक है, फलों को पकाने वाला, ठीक है, फलों को पकाने वाला हार्मोन। एंड साथ ही साथ याद रखना अगर इस हार्मोन का यूज बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो जितने भी जो पौधे में नर पुष्प होते हैं वो किस में, मादा पुष्प में बदलने शुरू हो जाते हैं। तो इस हार्मोन का भी अगर यूज किया जाता है तो वो एक लिमिट में किया जाता है, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि एक फल बेचने वाला है और अगर एक फल बेचने वाला है तो वो
जो हार्मोन का यूज करेगा बेसिकली वो किस तरीके से करेगा, ठीक है। यानी कि भाई अगर वो एक हार्मोन का यूज करे, यानी कि भाई मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा है कि एक फल बेचने वाला है, वो किस हार्मोन का उपयोग करे कि उसके फल पक जाएं, तो भाई फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, सिंपल सी चीज इथाइलिन है, ठीक है। यहाँ पर आके हॉर्मोन्स हुए आपके कंप्लीट। अब आ जाते हैं बेटा पादपों में गति। क्या हॉर्मोन्स वाले पार्ट से बेटा किसी का कोई भी सवाल है? हाँ जी बेटा, हार्मोन वाले पार्ट से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ लीजिए एक बार। हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन जल्दी से, फिर हम यहाँ पे पादपों में जो गतियां होती हैं उनको बेसिकली स्टार्ट करेंगे। चलो तो बेटा पादप में गति, अब हम बात करें पादप में गति की, कहे का बच्चों मन में आती है कि पादप चलते हैं, नहीं भाई प्लांट्स चलते नहीं है। लेकिन गति सिर्फ यही नहीं होता कि मूवमेंट हो रहा है तो गति हो रही है, नहीं भाई, एक जगह रह के भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ लेकिन मैंने अपना हाथ को इस तरीके से उठाया, मैंने अपनी उंगलियों को मूवमेंट किया ऐसे, तो मूवमेंट तो हो रहा है ना, मैंने अपनी पलकें झपकी, मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो भले ही चलते नहीं है लेकिन गति तो वो भी दर्शाते हैं। छुई मुई को सबने देखा है, जब छुई मुई को आप देखते हो है ना, तो आप उसको छू दोगे तो उसके पत्ते एकदम से मुरझा सी जाती हैं। क्यों मुरझा जाती हैं गाइस? क्योंकि बेटा होता क्या है, वहां पे गति दिखाई उसने, ठीक। तो वहीं पे आपकी जो पादपों में जो गति होती है बेसिकली बेटा ये दो तरीके से होती है। दो तरीके से कैसी होती हैं? नंबर 1 होती है बेटा वृद्धि पर निर्भर, जिसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, ठीक है। तो वृद्धि पर निर्भर गति, ठीक। एंड वृद्धि पर जो निर्भर गति होती है, ठीक है, इनको हम क्या बोल देते हैं? इनको हम बोल देते हैं क्या? आपका अनुवर्तन, ठीक है, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ जो दूसरी होती हैं बेटा वो होती हैं वृद्धि पर निर्भर ना होने वाली गति। ना होने वाली गति, इनको हम लोग कह देते हैं अनुकुंचन। क्लियर है यहां तक पॉइंट? ठीक है। तो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं पादपों में गति की, तो बेटा यहां पे क्या बोला कि भाई वृद्धि पर निर्भर रहने वाली गति, एंड मैंने आपसे दूसरा बोला कि भाई वृद्धि पर निर्भर ना होने वाली गति। क्लियर? अब यहाँ पे वृद्धि पर निर्भर होने वाली जो गतियां हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटा वृद्धि होगी, एंड साथ ही साथ जो वृद्धि पर निर्भर गति नहीं है बेटा, इसका मतलब ये हो जाता है कि वृद्धि नहीं होगी लेकिन हाँ कुछ ना कुछ गति होगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं अनुवर्तन। अनुवर्तन कैसे है बेटा? किसी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। अनुवर्तन क्या है कि भाई वृद्धि पर निर्भर गति। अब इसके अंदर कौन कौन सी आती है? तो नंबर 1 इसमें आ जाती है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन ये कहता है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रकाश से रिलेटेड है। अच्छा आप बताओ, एक पौधा है, ये इसकी जड़ है, ये क्या है बेटा? ये इसका तना है, एंड ये क्या है उसकी? हमने बोला भाई ये तो उसकी जड़ें हैं। सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है भाई? यहां से, है ना। अब देखो चीजें कैसी होती हैं भाई, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। मैंने बोला धनात्मक और ऋणात्मक। देखो ये ऐसे मान लो कि जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको हम कह देते हैं पॉजिटिव, जो बच्चे गंदे हैं ये मान लो उनको हमने कहते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा ऋणात्मक, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? पॉजिटिव आपका नेगेटिव। तो देखो मैंने बोला बेटा प्रकाश अनुवर्तन क्या है? प्रकाश पर निर्भर है वो, यानी कि और किसका एग्जाम्पल है? अनुवर्तन, यानी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। तो प्रकाश आया, अब तना कहां बढ़ रहा है? प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है भाई? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो प्रकाश ने कहा ऊपर की तरफ आ जाओ भाई, है ना, यानी तना ऊपर की तरफ बढ़, तना उसकी बात मान के प्रकाश की तरफ बढ़ना चालू हो गया, यानी कि उसने चुपचाप बात मान ली। तो मैं क्या बोलूंगी? क्या है तना? यहाँ पे धनात्मक है, उसने बात मानी। एंड जड़ ने क्या? जड़ जो है बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनो,
सुन लीजिए, क्या जड़ जो है वो प्रकाश की तरफ बढ़ रही है? नहीं, वो तो नीचे जमीन में अंधकार, यानी कि बिल्कुल जमीन के उसके अपोजिट जा रही है। तो उसने बात नहीं मानी। इट मीन जड़ क्या हो गई बेटा, यहाँ पे ऋणात्मक हो गई। तो प्रकाश अनुवर्तन क्या कहता है भाई? अनुवर्तन का है आपका, यानी कि वृद्धि पर निर्भर गति है, जिसमें तना कहां बढ़ रहा है? प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, जहां पे ये धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन को दिखा रहा है। किसको? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। एंड वहीं पे अगर हम बात करें आपका ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन को बेटा, यहाँ पे बेसिकली किसने दर्शाया? आपके वो दर्शा दिया किसने? हमारी जड़ ने, क्योंकि उसने वो प्रकाश की तरफ बढ़ी ही नहीं, उसने प्रकाश की बात तो मानी ही नहीं। क्लियर? आगे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? आपने सुना बेटा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? कि भाई अपने गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं कि आप किसी भी चीज को पर फेंकते हो वो लौट के नीचे आती है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो गुरुत्वानुवर्तन इट मीन अगर आप कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे आ रही है। क्लियर है? तो गुरुत्वानुवर्तन भी आपका सेम होता है। क्या? कि भाई एक होता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और एक होते हैं आपके ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूं बेटा गुरुत्वानुवर्तन, वापस से पौधा है, ये रही इसकी जड़ें, ये रहा पौधा। गुरुत्वानुवर्तन ये कहता है कि भाई क्या बताओ, क्या कि भाई तुम्हें जमीन की तरफ बढ़ना है, नीचे की और जमीन में। अब जड़ ने क्या किया भाई? अब जड़ ने तो बेटा बात मानी, चुपचाप जमीन में नीचे की ओर बढ़ गई, यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन अब की बार कौन हो गया? जड़ हो गई। वृद्धि हुई, जड़ बढ़ रही है जमीन में नीचे की ओर, बिल्कुल बढ़ रही है। लेकिन तना वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन वो जमीन में नीचे की तरफ नहीं कर रहा है, वो कहां कर रहा है? ऊपर की तरफ। तो अब तना क्या हो गया? अब तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया। सिंपल। आगे आ जाता है रसायनुवर्तन। रसायनुवर्तन क्या होता है बेटा? कहीं ना कहीं यहां रिलेट करता है रसायन। आपका एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा जहां पे आप इस चीज को पढ़ोगे कि जो एक फूल होता है, उस फूल में जो मादा भाग होता है, ये भाग बेसिकली उसका अंडाशय वाला होता है। जीव जनन कैसे करते हैं वाला चैप्टर जब आएगा गाइस, तो वहां पर ये पार्ट आपका आएगा। उसके अंदर यहाँ पर ये आपका बीजांड होता है। ठीक है, ये होता है वर्तिका। अभी इन नामों को याद करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज कोई इतना वो नहीं करना है आपको। क्लियर? टॉप वाला भाग बेटा वर्तिकाग्र, एंड ये बीच वाला भाग जो होता है ये आपका वर्तिका होता है। तो होता क्या है बेसिकली कि जो परागकण होता है ना, वो नरयुग्मकोद्भिद होता है, वो यहाँ पर आता है इस पर जब परागण की क्रिया होती है। तो इससे एक नली निकलती है, एंड वो नली इसी रास्ते से आएगी ऐसे और बीजांड में प्रवेश करती है। तो पराग नलिका का क्या बोलते हैं? इसका एग्जाम्पल होता है बेसिकली कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका का बेटा बीजांड में प्रवेश क्या है आपका? यहाँ पर पराग नलिका का बीजांड में जो प्रवेश है वो हमारा क्या कहलाया जाता है? रसायनुवर्तन। इधर से ही क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बेटा इस तरफ कुछ एक रसायन पाया जाता है, एक शर्करा पाई जाती है जिसकी तरफ ये नली आकर्षित होती है। ठीक है, क्लियर है? एंड ये जो सब है ना, ये जो पार्ट है बेसिकली आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जीव जनन कैसे करते हैं, उस चैप्टर में ना ये चीजें आपकी आएंगी पूरी डिटेल में, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जलानुवर्तन। सिंपल सी बात, जल में, यानी कि अगर वृद्धि हो रही, पौधे क्या होते हैं, कुछ पादप जल में होते हैं, वहां पे वृद्धि जलानुवर्तन यानी कि जो जल के प्रति आकर्षित। अब आ जाता है अनुकुंचन। अनुकुंचन बेसिकली होते हैं कि जो वृद्धि पर डिपेंड नहीं होती है, गति दर्शाएंगे लेकिन वृद्धि पर डिपेंड नहीं है। जैसे सबसे पहले इसमें आ जाता है प्रकाशानुकुंचन। इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका सूरजमुखी, क्या ऐसा होता है कि प्रकाश आते ही सूरजमुखी का फूल बहुत बड़ा हो जाता है? क्या वृद्धि करता है वो? नहीं। प्रकाशानुवर्तन क्या है? तो सॉरी, प्रकाशानुकुंचन कि जो सूरजमुखी का फूल था उसने गति तो दर्शाई है ना, क्या किया उसने? गति तो दर्शाई, लेकिन उसने कोई मूवमेंट मतलब ऐसे नहीं किया कि वहां वृद्धि हुई है। वृद्धि नहीं हो रही, यहाँ पे गति हो रही है लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है।
यानी कि भाई सूरजमुखी का फूल से प्रकाश आया वो खिला, प्रकाश गया वो बंद हो गया। इट मीन गति तो हुई लेकिन वृद्धि नहीं हुई है वहां पे। ना सूरजमुखी का वो जो फूल था ना वो बहुत बड़ा हुआ ना बहुत क्या हुआ, छोटा हुआ। क्लियर, आगे आओ। एंड नेक्स्ट आता है स्पर्शानुकुंचन, एंड इसका एग्जाम्पल है आपका किसका बेटा, छुई मुई का। क्लियर है। तो ये छुई मुई क्या, आप जब उसकी पत्तियों को छूते क्या होती है, वो शर्मा सी जाती है, अपनी पत्तियों को झुका लेती है। क्या वो पत्तियां बड़ी हुई, वृद्धि हुई वहां, नहीं। उस पत्तियों ने जब ऐसे आपने उसको छुआ तो बस सिंपल सी बात, उसने एक गति करी यानी अपनी पत्तियों को मुरझा लिया, खत्म। इस प्रकार की जो गति होती है वो स्पर्शानुकुंचन एंड पादपों में समन्वय, खत्म। क्या यहाँ पे तुम्हें कोई हल्की सी डिफिकल्टी लगी? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, लगा तुम्हें कि मैम बहुत डिफिकल्ट गया है चैप्टर? आज का टॉपिक क्या तुम्हें ऐसा लगा मैम बहुत डिफिकल्ट था? बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई? बताइए बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई, हाँ या ना? बहुत ही सिंपल से तरीके समझाया है, एंड जितना मैंने आपको समझाया इतना ही करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अरे जिसने देखा है सही है, जिसने नहीं देखा है कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सही। याद रखना बेटा, बिहार बोर्ड के एग्जाम जो हैं वो फरवरी से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बिहार बोर्ड वाले जितने ही बच्चे हैं जिनके एग्जाम बेसिकली आपको बता देती हूँ क्योंकि हर साल इनके फरवरी में ही होते हैं। उससे पहले सेंटअप एग्जाम भी है जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फरवरी में एग्जाम है, यानी कि अभी चल रहा है बेटा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड उसके बाद आएगा आपका दिसंबर और जनवरी। फरवरी को तो तुम भूल जाओ, उसको तो कहीं से कहीं तक गिनना ही मत तुम। तो बेटा आपके पास अभी कितने महीने हैं? सितंबर चल रहा है जिसमें से अभी आपके 6 दिन चले गए, ठीक है। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है ये नवंबर, या मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, देखो जितना ज्यादा रिवीजन को समय देते हो तैयारी उतनी ही ज्यादा बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। एग्जाम में डरने की बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज जितना पढ़ाऊंगी तुम्हें वही मिलने वाला है। जितना तुम्हें पकड़ाऊंगी क्वेश्चंस उतने करके जाना, जितना चीज बताऊंगी बस उतना ही करके जाना, तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं करना है, किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कोई कह रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, जितना मैं बताऊंगी उतना करना है, भरोसा है तो पेपर में पूरा करके आओगे, अदरवाइज नहीं करके आ पाओगे, ठीक है। जितना बताऊंगी उतना करके आना है। एक ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी बाहर से नहीं होगा। तो सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, इन 3 महीनों में अगर जितने चैप्टर्स उनको कंप्लीट कर लो, ठीक है। एंड दिसंबर और जनवरी, इसमें रिवीजन जो करना है गाइस वो तुम्हें इतना तगड़ा करना है कि भाई मतलब लाइक, जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई जो तुम्हारा रिवीजन होगा ना यहाँ पे वो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नंबर खींच ले। तो सितंबर से लेके अभी देखो टॉपर्स बैच आया वैसे, जिसके भी क्लासेस जो है आपकी 18 सितंबर से होंगी, डिटेल में यहाँ तो पढ़ाया जाएगा और रिवीजन भी होगा क्योंकि टॉपर्स 2 एंड टॉपर्स 3 मिल रहा है, ठीक है। तो अभी जितने बच्चे ऐसे हैं अभी भी बहुत समय है क्योंकि उनके पास अब समय ज्यादा नहीं, कि फैब में एग्जाम है और फरवरी का महीना कहीं से कहीं तक गिनना नहीं होता क्योंकि कभी भी एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है।